सौरभ भारद्वाज जो अपना चुनाव हार गए, जी। गोपाल राय जबकि 2013 से लगातार जो है जीतते आ रहे हैं अपना चुनाव, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाना, सौरभ भारद्वाज हारे हुए नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे देना, तो ये समझ में नहीं आया शुरुआत में लोगों के। सोशल मीडिया पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है सौरभ भारद्वाज कुछ भी ट्वीट कर रहे हैं वो मिनटों में वायरल हो रहा है, और न सिर्फ वायरल हो रहा है बल्कि उस पर एक्शन भी हो रहा है, और सरकार को अपने ही जो किए हुए दावे हैं उनसे पीछे हटना पड़ रहा है। वासुदेव घाट वाला जो कंट्रोवर्सी हुई और जो कहा जा रहा था कि पीएम मोदी वहां पर आएंगे, छठ में पूजा में शामिल होंगे, लेकिन फिर उनका अचानक से दौरा कैंसिल हो गया, तो उसका क्रेडिट भी लोग जो है सौरभ भारद्वाज को ही दे रहे हैं। विपक्ष के जो पार्टियां होती थी या जो नेता होते थे वो मौजूदा सरकार के जो भी फैसले हैं या जो भी नीतियां हैं उन पर सवाल खड़े करते थे, कटाक्ष करते थे, लेकिन सौरभ भारद्वाज की जिस तरह से राजनीति है, वे ऑफ पॉलिटिक्स है, वो ट्रोल करते हैं। वो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी ट्रोल करने से पीछे नहीं हट रहे। अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा है या उनका जो टारगेट है वो बड़ा है, वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में अब जाना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी का हर राज्य में विस्तार पर उनकी नजर है और जिस कड़ी में वो काम भी कर रहे हैं। तो अब ऐसे में दिल्ली में जहां से आम आदमी पार्टी की सियासत का जन्म हुआ, वहां पर पार्टी को एक फेस भी मिल गया है सौरभ भारद्वाज के तौर पर। नमस्कार, सियासी संवाद के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, और आज सियासी संवाद में चर्चा हो रही है विपक्ष की भूमिका की। जी हाँ, आम आदमी पार्टी अब सत्ता से तो दिल्ली की हट गई है और लगभग 8 महीने का वक्त गुजर गया है आम आदमी पार्टी को विपक्ष में आए हुए। इस बीच अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली से अक्सर नदारद गायब रहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पूर्व मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज के कंधे पर जिम्मेदारी दी है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल का ये मूव काफी अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त सौरभ भारद्वाज के विपक्ष की भूमिका निभाने के हर एक कदम की खूब तारीफ हो रही है। तो आज सियासी संवाद में हम विपक्ष में आम आदमी पार्टी किस तरह से मजबूत पैठ बनाए हुए है उस पर चर्चा करेंगे। तो दिनेश, सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के उस मूव की जिसकी अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां हैं। देखिए, जैसा आपने कहा इस शुरुआत में कि 8 महीने हो गए आम आदमी पार्टी को विपक्ष में आए, और जब आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव हारी तो सबके मन में यही सवाल था कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति की शुरुआत हुई वो सीधा सत्ता से हुई, सीधा उनको सत्ता मिल गई, सरकार उन्होंने बनाई और कभी भी उन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। तो ऐसे में लोगों के मन में यही सवाल था कि आम आदमी पार्टी विपक्ष में कैसा परफॉर्म करेगी। और उसके बाद क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे जो दिग्गज नेता दिल्ली के थे, जो दिल्ली में फेस थे, वो दिल्ली से बाहर चले गए, पंजाब संभालने के लिए चले गए। तो दिल्ली में एक वैक्यूम खाली हो गया, ऐसा शुरुआत में लग रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो एक मूव था कि उन्होंने जो सीनियर नेता हैं अपनी पार्टी के, गोपाल राय जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, इससे पहले उन्होंने उनको हटाया, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जो है वो सौरभ भारद्वाज को सौंपी। उसके बाद फिर जो सवाल खड़े हुए वो ये कि भाई सौरभ भारद्वाज जो अपना चुनाव हार गए, गोपाल राय जबकि 2013 से लगातार जो है जीतते आ रहे हैं अपना चुनाव, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाना, सौरभ भारद्वाज हारे हुए नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे देना, तो ये समझ में नहीं आया शुरुआत में लोगों के। लेकिन उसके बाद अब तस्वीर थोड़ी साफ होती जा रही है। विधानसभा चुनाव हारने के 1 या 1.5 महीने बाद उनको जिम्मेदारी दी गई, तो तकरीबन 6 महीने उनको हो गए हैं प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाले। लेकिन आप इन 6 महीने की जो टाइमलाइन है, अगर आप सोशल मीडिया उनके ट्विटर एक्स हैंडल पर जाकर देखेंगे तो विपक्ष की भूमिका सौरभ भारद्वाज ने अकेले संभाली हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी विपक्ष में है और भी नेता उसमें आते हैं, जैसे आतिशी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन फिलहाल वो अपना ज्यादातर समय जो है गोवा में बिता रही हैं। नेता विपक्ष दिल्ली में नहीं है, हमने आखिरी बार उनको कब देखा शायद हमें भी याद नहीं है। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने अकेले जिस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, और खासकर अगर आप 1 हफ्ते या 10 दिन की बात कर लें, दिवाली के बाद जो दिल्ली में पॉल्यूशन हुआ, फिर जो आरोप लगाए गए कि दिल्ली सरकार ने आंकड़े छुपाए हैं,
तो सौरभ भारद्वाज इस समय ये दिखा रहे हैं कि उन्हें जो है मीडिया की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद मीडिया वाले बन गए हैं। जी। खुद वो जा जा के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हुँ। वीडियो बनाते हैं, और सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो ये कहीं न कहीं और अच्छा उसका असर भी हुआ। जी हाँ, सोशल मीडिया पर साफ तौर पर देखने को हुँ। मिल रहा है, सौरभ भारद्वाज कुछ भी ट्वीट कर रहे हैं वो मिनटों में वायरल हो रहा है, मिन और न सिर्फ वायरल हो रहा है बल्कि उस पर एक्शन भी हो रहा है, और सरकार को अपने ही जो किए हुए दावे हैं उनसे पीछे हटना पड़ रहा है। खैर, आज सियासी संवाद के इस एपिसोड में हम हर एक चीज पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिवाली की, और दिवाली के बाद बढ़े हुए AQI की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी तो ये दावे कर रही है कि AQI के साथ AQI मीटर जो है उसके साथ छेड़छाड़ हुई, आंकड़े छुपाए गए, और वहां पर AQI मीटर स्थापित किया गया जहां पर आसपास बहुत हरियाली है, और उसके आसपास वाटर स्प्रिंकलर्स भी छोड़े गए ताकि जो AQI का लेवल है वो खतरे से ऊपर ना पहुंचे। हालांकि दिल्ली में फिलहाल दिल्ली वालों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, दिवाली के बाद जब ये सियासत शुरू हुई, और ये सियासत जो है वो दिल्ली वालों के लिए नई नहीं है। जी। हर दिवाली के बाद जो है ये सियासत होती है। फ़र्क इस बार सिर्फ इतना है कि हर बार आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में थी, विपक्ष में बीजेपी थी, तो बीजेपी ये सवाल उठाती थी। इस बार उल्टा हो गया है। जी। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने इस बार जिस तरीके से आंकड़े छुपाने वाली जो बात है, और उन्होंने बाकायदा तथ्यों के साथ जो है सोशल मीडिया पर रखा, जी। चाहे वो DPCC की वेबसाइट हो, CPCB की वेबसाइट हो, और वहाँ से जो आंकड़े गायब थे जी। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के, तो उसको फैक्चुअली तरीके से रखा। उसके बाद उन्होंने वो वीडियोस भी बनाए जहाँ पर जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं AQI के, वहाँ पर लगातार जो है पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि जो पॉल्यूशन का डेटा है वो कम आए। जी। तो ये भी सौरभ भारद्वाज जो विपक्ष की पार्टी होते हुए जो विपक्ष की पार्टी का काम होता है वो बखूबी उन्होंने निभाया। उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी शुरू होते फिर छठ पे पहुंच गई, जी। और जिस तरीके से वासुदेव घाट वाला जो कंट्रोवर्सी हुई, और जो कहा जा रहा था कि PM मोदी वहां पर आएंगे, छठ में पूजा डुबकी में शामिल लगाएंगे, होंगे। लेकिन फिर उनका अचानक से दौरा कैंसिल हो गया। तो उसका क्रेडिट भी सौरभ लोग जो है भारद्वाज सौरभ को दे भारद्वाज रहे को हैं। ही दे रहे हैं, क्योंकि पहला जो उसका वीडियो बनाया था खुद सौरभ भारद्वाज ने बनाया था, जिसके बाद वहां पर मीडिया की टीम पहुंची थी, और फिर वो मामला इतना हाईलाइट हुआ कि मिनरल वाटर का जो है यहाँ पर एक घाट बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ PM मोदी यहाँ पर आने वाले जी। हैं इसलिए, और जबकि असली यमुना की तस्वीर ये है। तो वहां पर भी बीजेपी की जो रेखा सरकार है, या फिर बीजेपी आप कह लीजिए, वो सवालों के घेरे में खड़ी बैकफुट पर आ गई, क्योंकि PM मोदी का दौरा वहां पर कैंसिल हो गया। जबकि हर मीडिया में ये रिपोर्ट आ रही थी कि PM मोदी जो है वो वसुदेव घाट पर छठ वाले दिन सुबह सूर्य को अर्घ देने वाले जो समय है वो तय हुआ था, वहाँ पर PM मोदी डुबकी लगाएंगे। एक मैसेज देने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कभी कहा था कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाएंगे। उन्होंने डुबकी नहीं लगाई क्योंकि यमुना साफ नहीं हुई, वो चुनाव हार गए। तो एक मैसेज देने की कोशिश थी कि PM मोदी देखिए, हमारी रेखा सरकार जो बनी है 8 महीने में उन्होंने यमुना इतनी साफ कर दी कि PM मोदी ने वहाँ पर डुबकी लगाई। लेकिन वो सारा इवेंट सौरभ भारद्वाज एक अकेले शख्स की वजह से कैंसिल हो गया। तो जी, ये बिल्कुल दिनेश, और यहाँ पर ना ये भी कहना पड़ेगा हमें कि दिल्ली में राजनीति करने का ट्रेंड जो है ना वो बदलता जा रहा है। इससे पहले विपक्ष के जो पार्टियां होती थी या जो नेता होते थे वो मौजूदा सरकार के जो भी फैसले हैं या जो भी नीतियां हैं उन पर सवाल खड़े करते थे, कटाक्ष करते थे। लेकिन सौरभ भारद्वाज की जिस तरह से राजनीति है, वे ऑफ पॉलिटिक्स है, वो ट्रोल करते हैं। वो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी ट्रोल करने से पीछे नहीं हट रहे। और उनकी सोशल मीडिया पर टाइमलाइन देखिए, लगातार ऐसी कई वीडियोस, कई ऐसे पोस्ट हैं जो कि न सिर्फ वायरल हो रहे हैं और वो बकायदा खुद वो ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बात रही छठ पूजा की, छठ पूजा के लिए इस बार दिल्ली में इसीलिए भी खास बताई गई क्योंकि अब एक हफ्ते बाद बिहार विधानसभा चुनाव है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा इवेंट था कि वो दिल्ली में पूर्वांचली जितने भी वोटर्स हैं उनको खुश कर सके। छठ की तैयारी इतने ग्रैंड लेवल पर हो कि उसका फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में हो, और जिसके लिए रेखा सरकार ने काफी तैयारियां भी की थी। 17 आर्टिफिशियल घाट तैयार किए गए थे। इसके साथ ही
क्योंकि दिल्ली में लगभग 5 सालों के बाद यमुना में डुबकी लगाने की इजाजत भी इस बार दी गई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि दिल्ली सरकार छठ व्रतियों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि यमुना का पानी अभी इतना साफ नहीं हुआ है। अब जो वीडियो सौरभ भारद्वाज ने बनाई, उस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सौरभ भारद्वाज जब फ्लाईओवर के ऊपर से ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए नजर आए और उन्होंने दिखाया कि ये यमुना है, उसके बीच में एक मिट्टी की दीवार है और उसके यहाँ पर एक वासुदेव घाट का पानी जो है वो बिल्कुल ही अलग है। यमुना का पानी जहाँ पर थोड़ा डार्क नजर आ रहा है, वहीं पे जो वासुदेव घाट का पानी है वो काफी ज्यादा साफ है। और उन्होंने इस वीडियो में ये भी दिखाया कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से एक पाइप निकल कर आ रहा है जहाँ से फिल्टर्ड पानी इस वासुदेव घाट में डाला जा रहा है। और ये सारी तैयारियां हैं पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की, क्योंकि वो इस बार छठ पूजा में शामिल होंगे और इसीलिए उनका इस तरह से तैयारियां की गई हैं कि बीजेपी ये दावा कर सके बिहार विधानसभा चुनाव में भी कि हमने 8 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में यमुना को साफ कर दिया, तो हम बिहार का विकास तो डेफिनेटली करने वाले हैं। हालांकि सौरभ भारद्वाज की वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद तमाम मीडिया हाउसेस भी वहां पर पहुंचे और जो तस्वीरें हैं वो भी अब सोशल मीडिया पर साफ है। दिल्ली तक पर भी आप वीडियोज देख सकते हैं। हमारे भी रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्ट की और देखा कि किस तरह से कितना डिफरेंस है दोनों ही पानी में। लेकिन उसके बाद अब जो दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने का मुद्दा था दिनेश, वो भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बिल्कुल, देखिए क्लाउड सीडिंग के जो 3 ट्रायल हुए उसके बाद जो है बारिश नहीं हुई, तो और जो अभी आपने इतने सारे मुद्दे बताए, तो कहीं ना कहीं ओवर एक्साइटमेंट की वजह से बीजेपी खुद बैकफुट पर चली गई। क्योंकि छठ की बात आपने की, छठ का जो पूरा इवेंट था या छठ की जो तैयारियां थी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी बीजेपी की। और जो भक्त हैं, जो जिन्हें छठ मनानी थी, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि क्या किया गया, क्या तिगड़म लड़ाया गया, यमुना में कहाँ झाग है कहाँ नहीं है। उन्हें सिर्फ था कि उनका जो सबसे बड़ा त्यौहार है छठ, वो महापर्व, वो यमुना के किनारे उन्हें मनाने की इजाज़त रेखा सरकार ने दी है। पानी भी जो है पिछले साल के मुकाबले या पिछले कई सालों के मुकाबले साफ था। कैसे साफ हुआ कैसे नहीं, इतना डीपली टेक्निकली में जो है वो जनता नहीं जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था और आम आदमी पार्टी को भी शुरुआत में घेरने का मौका नहीं मिल रहा था छठ में यमुना के सफाई को लेके, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद जो है वो 10 साल से सरकार में थी। तो नैतिक तौर पर तो आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर खुद जो है बैकफुट पर चली जाती, क्योंकि अगर वो सवाल पूछती सिर्फ 8 महीने की रेखा सरकार से, क्योंकि कोई भी कह दे, ये दावा कर दे कि 8 महीने में उन्होंने यमुना साफ कर दी, तो एक लफाजी है। तो बीजेपी ने भी कहा कि हम पूरी तरीके से ये नहीं कह रहे कि हमने पूरी तरीके से यमुना को साफ कर दिया या फिर यमुना का पानी पीने लायक हो गया है, लेकिन हाँ, छठ मनाने के लिए जो यमुना का पानी है वो हमने साफ कर दिया है। उसके पीछे कई जो है कारण हैं, चाहे वो हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया हो बढ़ाकर साफ पानी जाता ताकि यमुना में जो झाग है वो निकल जाए, या फिर चाहे वहाँ पर केमिकल का छिड़काव हो। जनता को सिर्फ मतलब था कि उन्हें छठ मनानी है और पानी वहाँ उनको साफ मिल रहा है। लेकिन वासुदेव घाट वाली जो कंट्रोवर्सी है वो बीजेपी को बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि वो साफ तौर पर यमुना हमने देखा कि बीच में से एक डाइवर्जन है, एक अलग यहाँ पर गंदा पानी बह रहा है और एक तरफ एकदम फिल्टर साफ पानी है। तो वो पूरा का पूरा जो है कंट्रोवर्सी बीजेपी पर बैकफायर हो गया, जिसकी वजह से पीएम मोदी का दौरा टल गया। और कई जगह ये खबरें भी चल रही थी, जो उषा अर्घ होती है, संध्या अर्घ के अगले दिन, जो चौथे दिन सुबह सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दी जाती है, तब तक भी ये खबरें चल रही थी कि पीएम मोदी आने वाले हैं, पीएम मोदी आने वाले हैं। लेकिन पीएम मोदी नहीं आए, जिसके बाद कौन आया? सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत है वही अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अब क्लाउड सीडिंग पे हम आते हैं, तो क्लाउड सीडिंग को लेकर दिल्ली सरकार ने बिल्कुल दावा किया, डेट भी दी थी कि 29 अक्टूबर को जो है वो दिल्ली में बारिश होगी। उससे पहले एक डेट ये थी कि दिवाली के 3 दिन बाद जो है वो आर्टिफिशियल रेन जो है वो दिल्ली में होगी। ट्रायल हुए उसके, 23 अक्टूबर को पहला ट्रायल हुआ, 28 अक्टूबर को 2 ट्रायल हुए, उसके बाद बारिश नहीं हुई। अब उसके पीछे भी टेक्निकल कारण हैं, लेकिन
ओवर एक्साइटमेंट में जो रेखा सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई एक लकीर आगे आम आदमी पार्टी के काम से आगे एक लकीर खींचने की कोशिश कर रही है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ कहती थी कि हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे या फिर हम यमुना को साफ कर देंगे, हमने वो करके दिखाया। और उसी ओवर एक्साइटमेंट में जो है कहीं ना कहीं खुद ही बीजेपी फंसती चली गई, क्योंकि क्लाउड सीडिंग के 3 ट्रायल के बावजूद जो है एक बूंद पानी नहीं बरसा। और उसको जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज और उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर भुनाया, बाकायदा मीम वाले वीडियो बनाकर या फिर तंज कसने वाले वीडियो बनाकर, तो उससे कहीं ना कहीं जो रेखा सरकार है उसकी जो छवि है उसको कहीं ना कहीं डेंट हुआ है, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन कराने के दावे खूब धूमधाम से किए गए थे और बाकायदा बजट भी अलोकेट किया गया था। उस बजट में से 70% बजट खर्च भी हो गया है, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो अब सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि भाई टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हुआ। आम आदमी पार्टी भी ये सवाल पूछ रही है। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि जब हमारी सरकार थी और हमने 3 चिट्ठियां लिखी थी, उसके बाद जो है 3 एजेंसियां, केंद्र सरकार की 3 एजेंसियों ने कहा था कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन जो है वो नहीं कराई जा सकती क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं रहता और बादल में जो केमिकल डाले जाते हैं उससे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। इसके बाद कभी हमने सिफारिश नहीं की। लेकिन अब जब बीजेपी की खुद की दिल्ली में सरकार आ गई तो इन्हें आर्टिफिशियल रेन की परमिशन मिल गई, लेकिन बावजूद उसके आर्टिफिशियल रेन नहीं हुई। लेकिन अब साइंटिस्ट का खुद भी ये बयान सामने आया है, आईटी कानपुर के साइंटिस्ट का, जो कि कल आपने एक एक्सप्लेनर वीडियो भी की थी जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली का मौसम अनुकूल है ही नहीं कि वहां पर क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेन कराई जा सके। तो यही है ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछ रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से, रेखा सरकार की तरफ से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ये कह देते हैं कि भाई हमने तो कहा ही नहीं था कि बारिश होगी, हमने तो कहा था कि सिर्फ हम ट्रायल करा रहे हैं, जबकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बारिश होगी, आर्टिफिशियल रेन होगी। तो वही जो है, जो सौरभ भारद्वाज के जो तेवर हैं सोशल मीडिया पर और जिस तरीके से उस सत्ताधारी पार्टी को घेर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल रेखा सरकार जो है वो बैकफुट पे है। अब अगला मूव क्या करें, क्या चलें, तो वो कहीं ना कहीं एक कदम आगे की सियासत जो है वो सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, जिसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफ भी हो रही है। और तमाम जो लोग हैं वो कह भी रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां उन्हें सीखना चाहिए सौरभ भारद्वाज से, आम आदमी पार्टी से, कि किस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाई जाती है। तो वही जो सवाल हमने शुरुआत में जिससे ओपनिंग की थी कि जब आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव हारी तो सवाल पूछे जा रहे थे कि कैसा परफॉर्म करेगी आम आदमी पार्टी, तो वो नतीजा सामने है। 6-8 महीने हुए हैं अभी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को विपक्ष में आए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाई है वो काबिले तारीफ है और ऐसा ही विपक्ष होना भी चाहिए। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के उस मूव की भी जो है लोग तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दी और जिसका वो बखूबी जो है जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। और अब तो ये भी सवाल पूछे जाने लगे वैशाली कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा है या उनका जो टारगेट है वो बड़ा है, वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में अब जाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी का हर राज्य में विस्तार पर उनकी नज़र है और जिस कड़ी में वो काम भी कर रहे हैं। तो अब ऐसे में दिल्ली में जहाँ से आम आदमी पार्टी की सियासत का जन्म हुआ, वहाँ पर पार्टी को एक फेज भी मिल गया है सौरभ भारद्वाज के तौर पर, क्योंकि बड़े नेताओं को बड़े राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। और सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का एक तरीके से दिल्ली में आगे किया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। एक शुरुआत में एक मूव इसलिए भी था कि शायद टेस्ट किया जा रहा होगा, लेकिन वो टेस्ट जो है, टेस्ट में सौरभ भारद्वाज शायद अब पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ऐसे ही अगर चलता रहा, सौरभ भारद्वाज की अभी तो हम बीते 10 दिनों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपको याद होगा ईडी रेड हुई थी, उसके बाद भी सौरभ भारद्वाज जिस आक्रामक अंदाज में ईडी पे फायर हुए थे, उसकी भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हुई थी। उसके बाद ही इनके सौरभ भारद्वाज के जो तेवर हैं वो और भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं। तो कुल मिलाकर वही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ईडी सीबीआई का जो हथियार इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को बदनाम किया गया, जेल में डाला गया, और अब उसी तरीके से जब सौरभ भारद्वाज के यहाँ रेड हुई तो एक जनता के बीच मैसेजिंग देने की कोशिश की गई कि अगर मैं गलत होता तो मैं इतने तीखे तल्ख तेवर के साथ और अटैक ना करता बीजेपी पर, लेकिन मेरे यहाँ रेड हुई, मेरे ऊपर कानूनी शिकंजा अभी भी है। और यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मैं ईडी से नहीं डरता, ना आम आदमी पार्टी डरती है, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया। और ये मैसेजिंग जो है
आगे की जो भविष्य की राजनीति है उसके लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा डेंट जो है वो जो ये कानूनी शिकंजे कसे गए थे कानूनी जी। टॉप लीडरशिप पर आम आदमी पार्टी की, उससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। तो अब उस छवि से कैसे बाहर निकलना है, तो सौरभ भारद्वाज इस भूमिका को भी बाकायदा दिल्ली में गढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि ईडी की जब उन पर रेड हुई जी। उसके बाद जो है उनके तेवर और भी ज़्यादा तल्ख हो गए, जी। जो आज तक हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और अब सौरभ भारद्वाज के कंधों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब दिल्ली नगर निगम में अपनी खोई हुई सत्ता को वापस तो खैर अभी नहीं ला सकते, लेकिन अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो 12 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उस पर अब सौरभ भारद्वाज के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से, किस भूमिका में ये चुनाव लड़ते हैं और आम आदमी पार्टी की स्थिति को नगर निगम में मजबूत करते हैं। जी बिल्कुल, ये सौरभ भारद्वाज का देखिए पहला टेस्ट भी है क्योंकि 2025 में जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हार से हुई, वो सिलसिला जो है लगातार बढ़ता चला गया। आम आदमी पार्टी पहले विधानसभा चुनाव हारी, उसके बाद मेयर के चुनाव में उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, मेयर के चुनाव में उतरी ही नहीं। उसके बाद जो जोन के इलेक्शन हुए स्टैंडिंग कमेटी के, वो भी आम आदमी पार्टी जो है उसमें उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि ताज़ा हार की चोट थी। जी। लेकिन अब 8 महीने हो गए हैं और 8 महीने में आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के तौर पर कैसी भूमिका जो है निभाई है, कैसा प्रदर्शन उनका रहा है, और ख़ासकर सौरभ भारद्वाज के हाथ में जो दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद जो अब एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी का जो पॉलिटिकल पैरामीटर होता है नापने का, वो चुनाव ही होता है। चाहे वो सोशल मीडिया पर ठीक है आप वाहवाही बटोर सकते हैं, कुछ ऐसे तंज कसने वाले वीडियो से आपको ज़्यादा रीच मिल सकती है, लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उसका असर ग्राउंड पर कितना है, जनता को विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना सरकार को, और जनता उस पर मोहर लगाती है। तो मोहर तो चुनाव में ही लगती है। तो वो अब दिन ज़्यादा दूर भी नहीं है, 30 नवंबर को 12 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। तो 8 महीने की जो आम आदमी पार्टी की विपक्ष की पॉलिटिक्स रही है, उस पर जनता ने कैसा रिस्पॉन्स किया है वो चुनाव में पता चलेगा। तो ये बिल्कुल सौरभ भारद्वाज के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है ही। और सौरभ भारद्वाज की जो हम बात कर रहे थे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में शायद अब सौरभ भारद्वाज को ही फेस बनाया जाएगा, कभी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो सौरभ भारद्वाज ही शायद उसको अब लीड करेंगे, क्योंकि बाकी जो बड़े लीडर हैं वो अब उनके एम्बिशंस दूसरे हैं या उन्होंने अपने अलग टारगेट सेट कर लिए हैं। तो ये अगर सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी को इन 12 सीटों पर एक मजबूत चुनाव लड़वाते हैं, हार जीत का तो बाद में जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ इन 12 सीटों पर चुनाव लड़ती है और बीजेपी को टक्कर दे पाती है, क्योंकि एमसीडी में भी और दिल्ली सरकार में भी और केंद्र में भी बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, और अगर ट्रिपल इंजन की सरकार को आम आदमी पार्टी टक्कर दे पाती है तो ये सौरभ भारद्वाज, सबसे पहला चरण दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव, तो इसका जो क्रेडिट है सारा का सारा वो सौरभ भारद्वाज को जाएगा। और फिर उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल ने जो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका सौंपी, उसमें कितना पास हुए सौरभ भारद्वाज, कितनी कमी रह गई है अभी भी, और आगे क्या काम करना बाकी है, तो ये सौरभ भारद्वाज के लिए यहाँ से एक रास्ता उनकी खुद की आगे की पॉलिटिक्स के लिए खुलेगा। जी बिल्कुल। और हम आगे भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरह से इन 12 सीटों पर उपचुनाव इतना खास क्यों है। फिलहाल सियासी संवाद के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन सौरभ भारद्वाज की सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और उनकी वे ऑफ पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।